हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 की बुक हमारे अतीत का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में मुगल शासकों का जिस तरह पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना व्यापारिक दृष्टि से संपूर्ण स्थायित्व स्थापित कर लिया, उसकी चर्चा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी ने इस चैप्टर का नाम देख लिया है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ पर पहली ही लाइन में एक सामान्य ज्ञान है कि मुगल बादशाह में सबसे आखिरी और शक्तिशाली शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा कि मुगल बादशाहों में सबसे आखिरी और शक्तिशाली शासक का नाम औरंगजेब था। और औरंगजेब ने ही भारत के संपूर्ण हिस्से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः भारत के अधिकतर भागों पर अपना नियंत्रण मतलब शासन सत्ता स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उनका मतलब था कि अब एक अगर शक्तिशाली शासक नहीं है तो अब हम उनकी पदवी को ले सकते हैं और मुगल सत्ता को संभाल सकते हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर बड़े बड़े मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों के बारे में बात की गई है, वो उनका जो भी क्षेत्रीय विरासत था या रियासत था, वहाँ पर उन्होंने अपना संपूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं स्थापित रह पाई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। जब मुगल शासकों का अंत हो गया, मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया, वहाँ पर उनका जो वर्चस्व था समाप्त हो गया। जो छोटे मोटे मुगल शासक थे उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। मतलब कि उनकी भी अपनी कोई ऐसी शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता नहीं स्थापित रह पाई जो काफ़ी लंबे दिनों तक चल पाए। और अंग्रेजों ने यहाँ पर धीरे धीरे व्यापारी कंपनियों के रूप में, मतलब कि छोटे से व्यापार करने के उद्देश्य से जो भारत में आए थे, काफ़ी लंबे दिनों तक यहाँ पर टिक गए। लंबे दिनों का मतलब यहाँ पर कई लंबे सालों तक है, कई दशक तक उन्होंने भारत पर व्यापारिक दृष्टि से अपनी कंपनियां स्थापित करके अपना एक स्थान बना लिया। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वे एक विशाल साम्राज्य को स्वीकार कर अध्याय में आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे एक विशाल साम्राज्य का स्वामी वो बन गए, किस तरह उन्होंने अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल शासकों का महत्व बना हुआ है। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। यहाँ पर आप पिक्चर में ये चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया, लेकिन जब विद्रोह का विनाश होने लगा, विद्रोह का लोग भड़काने लगे, विद्रोह को के विरोध में खड़े हो गए, तो उनके ही बेटों को उन्हीं के सामने मारकर उनको भी वहां पर हटा दिया गया। आगे हम लोग अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में
पढ़ेंगे। यहाँ पर है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से आई। यहाँ पर आप मानचित्र में देख रहे होंगे, ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप का चित्र है और समुद्री मार्ग को यहाँ पर दिखाया गया है कि वे लोग किस समुद्री मार्ग से भारत में अपना आवागमन या व्यापारिक दृष्टि से किस तरह वो आते जाते थे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात जिसको हम लोग इजाज़तनामा कहते हैं, इजाज़तनामा हासिल कर लिया और जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। मानचित्र में आप सभी लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, जो पूर्वी भारत हमारा ये वाला ये हिस्सा दिखा रहा है यहाँ पर। ये आप देखिए, ये वाला हिस्सा जो दिखा रहा है कि पूर्वी भारत से व्यापार करने का एक अधिकार, मतलब जो इजाज़तनामा या चार्टर अधिनियम पर उन लोगों ने हस्ताक्षर करवा लिया था, यहाँ से इनको व्यापार का एक अकेला अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। होड़ का मतलब यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं कर सकती या उस पर कोई अपना दबाव नहीं बना सकती, तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर व्यापार अपना कर रही। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। खंगालने का मतलब यहाँ पर है कि वो अपने व्यापार को और कैसे उन्नत बना सकती है, किस तरह वहाँ पर अपना और भी धीरे धीरे व्यापारिक कंपनियों को स्थापित कर सकती है, इसके लिए वो वहाँ पर काम कर सकती थी। वहाँ से ये ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ती चीज़ों को खरीदती थी। जो भी चीज़ें वहाँ पर गरम मसाले थे, रेशमी वस्त्र, इन सारी चीज़ों को वो कम कीमत पर इंडिया से खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत में बेचती थी, जिससे उसको काफ़ी लंबा मुनाफा होता था। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर ऊपर हमारे चार्टर अधिनियम या इजाज़तनामा से मतलब है कि वहाँ पर जब उनको इजाज़तनामा पर हस्ताक्षर हो गया था तो उनसे और भी कोई कंपनियाँ होड़ नहीं कर सकती थी, मतलब और कोई कंपनी वहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से अपना वर्चस्व या आवागमन नहीं कर सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तब भी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत में बेचते थे। यहाँ पर उनका एक वही था, मोटो था या एक उद्देश्य था कि यहाँ से हम चीज़ों को ले जाकर अपने देश में बेचें, जो कि वहाँ पर लोग उसको महत्व देते थे और चीज़ें वहाँ पर लोग खरीद रहे थे, पसंद कर रहे थे और उनको भारी मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन यह शाही दस्तावेज, यहाँ पर शाही दस्तावेज का मतलब हमारे चार्टर अधिनियम से है, इजाज़तनामा से है, दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। यहाँ पर लिखा हो ना कि लेकिन वही दूसरा जो दस्तावेज था उनके ताकत को वो एक ताकत के रूप में उनके पास था, जो कि वो किसी और कंपनी को यहाँ पर व्यापार नहीं करने दे रहा था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। मानचित्र में ये चीज़ केप ऑफ गुड होप को देख सकते हैं। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। गोवा हमारा पश्चिमी भारत का एक हिस्सा है, एक वहाँ एक वर्तमान समय में गोवा जो राज्य के रूप में है। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। हमारे इस लाइन में भी एक सामान्य ज्ञान है, एक जीके है कि वास्को डी गामा ने पहली बार भारत के लिए आने के लिए किस मार्ग से भारत पहुँचे या उन्होंने किस सन में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया।
सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आने लगे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक ही चीज़ों को खरीदना चाह रही थी क्योंकि सभी को इन्हीं चीज़ों से मुनाफा हो रहा था, इसलिए और भारत में इन्हीं चीज़ों को आसानी से वो उपलब्ध पा रहे थे, उसको उसकी आपूर्ति वो अपने देशों में आसानी से भी कर ले रहे थे। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यहाँ पर है कि वो लोग जो पहले भी भारत से यूरोप ले जाके वस्तुओं को बेचते थे तो उसमें सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र थे जो वहाँ पर लोगों को पसंद आ रहा था और ये रेशमी वस्त्र उनके शाही अंदाज को भी दर्शाता था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें लगातार वहाँ पर बढ़ती गई। आप ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड लगातार बढ़ने लगती है तो उसकी शॉर्टेज होने लगती है या फिर उस चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को उसमें भारी मुनाफा होने लगता था। वही चीज़ भारत और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के बीच भी ऐसा ही था। यूरोपीय कंपनियों के इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। गिरने का मतलब यहाँ पर उनको मुनाफा भारतीय बाजारों में कम होने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती। उनको ये होता था कि यदि एक जहाज डूब गया है तो वहाँ तक उनका माल सप्लाई नहीं हो पाएगा, माल वहाँ नहीं पहुँच पाएगा और जो अन्य जहाज है वो वहाँ पर जाकर उसको बेचकर मुनाफा कमाए। इस तरह रास्ते में काफ़ी सारी रुकावटें उन लोगों के पास आने लगी तो माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती या व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ ना कि व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी को सुरक्षित करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए किलाबंदी या घेराबंदी किया जाने लगा था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से में भी आपसी टकराव शुरू हो गए। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है तो उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ा। यहाँ पे हमारे इस पैराग्राफ में भी पहली ही लाइन में एक सामान्य ज्ञान आपको दिखाई देगा कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1661 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ये आप देख रहे हैं कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1661 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। उस समय ये प्रसिद्ध बंदरगाह में आता था और यहीं से ही भारत से सामानों का आयात और निर्यात किया जा रहा था। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जो हम लोग ऊपर किलेबंदी की बात पढ़े हैं तो यहाँ पर इन जो चीज़ें वहाँ से आती थी या भेजी जानी होती तो पहले इकट्ठा किया जाता था, इसलिए वहाँ पर इन वेयर हाउस को वहाँ पर बनाया जाता था जिससे जहाँ पर सामान को इकट्ठा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिससे कंपनी के अफसर बैठते थे। आने और जाने वाले सामानों का ब्यौरा उन्हीं के पास इकट्ठा होता
था। एक लिखा पढ़ी कह सकते हैं, जहाँ पर जैसे कि जब हम किसी दुकान पर या फैक्ट्री में, कंपनी में किसी सामान का आपसी आदान प्रदान होता है तो उसका एक बही खाता या लेखा जोखा होता है जो उस कंपनी के कोई एक व्यक्ति के पास होता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो वेयर हाउस था या जहाँ पर बंदरगाह के किनारे छोटे छोटे ऑफिस भी थे या दफ्तर भी थे जहाँ पर ये अंग्रेजी अफसर बैठते थे और इन सामानों की लिखा पढ़ी या हिसाब किताब उनके पास होता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर दिया। किला का मतलब है चारों तरफ से इसकी चारदीवारी बनानी शुरू कर दी, जिससे उनकी वो सीमा सील हो जाए। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमीन भी ले ली क्योंकि लगातार उनका जो व्यापारिक स्तर था दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जमीन या वो जगह वहाँ पे कम पड़ रही थी, तो उन लोगों ने आसपास के गांव को भी रिश्वत देकर वहाँ से खरीद लिया था या वहाँ की जमींदारी को अपने उसमें कर लिया था। उसमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। इसी को ही वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि जब वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान का मतलब यहाँ पर है कि एक शाही आदेश है या इजाजतनामा जो हम लोग पढ़े हैं, किसी से परमिशन लेना। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए, रियासतें हासिल करने के लिए और पहले से मौजूद उनका जो अधिकार था या और जो भी उनके पास रियासत पहले से थे उससे उनको ज़्यादा मुनाफा होने लगा और भी उससे जो मुनाफा मिल रहा था उसकी और बढ़ोतरी के लिए वो लोग निरंतर प्रयास करने लगे। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। ऊपर यहाँ पे जो हम लोगों ने फरमान या एक शाही आदेश के बारे में जिक्र किया है या चर्चा की है, यहाँ पर वहाँ पर यही है कि औरंगजेब से उन लोगों को एक तरह से इजाज़त मिल गई थी। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इसे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली अली खान किस तरह विरोध ना करते। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं मद्रास के जहाज़ों को सामान लाती हुई स्थानीय नौकाएं हैं जो विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया है। यह चित्र विलियम सिम्पसन द्वारा 1867 में बनाया गया है।